आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और हमारे साथ अभिषेक और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की और इसमें सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। सवाल पूछना है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमें फ़ोन करिए। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कीजिए। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। अपने सवाल आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए भी भेज सकते हैं। तो चलिए, ये तो सवाल पूछने का तरीका हुआ, लेकिन बाजार का भी एक क्विक चेक ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि 4 दिनों की रैली के बाद आज बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। एक दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब 58 अंक नीचे है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करीब 200 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि दिग्गज निफ्टी स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स आज बाजार पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी है। मारुति सुजुकी करीब 2.5% ऊपर, पावर ग्रिड 2%, आयशर, अदानी पोर्ट्स और डॉक्टर रेड्डीज 1.25% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ओएनजीसी, एचयूएल, भारती एयरटेल में ब्लॉक डील हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल भी वीकनेस के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अगर मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में देखेंगे और ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देखेंगे तो वहां पर एक्शन अच्छा है। और मार्केट ब्रेथ भी अगर देखेंगे तो अंडरटोन पॉजिटिव है। बाजार की ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो बात हुई बाजार की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज भरपूर देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज फोकस में है पेटीएम का स्टॉक भी। पेटीएम के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या है वजह, जानते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, पेटीएम 16% अभी टूट चुका है, क्या वजह है? पेटीएम ने कल एक एनालिस्ट मीट की है और उस एनालिस्ट मीट के बाद आज बाजार के निवेशकों का और ब्रोकरेजेस का भरोसा कंपनी से डिगा हुआ है। और वजह यह है कि आपने देखा था कि जिस तरह से आरबीआई ने कंज्यूमर लोन के लिए रिस्क वेटेज में बढ़ोतरी की थी, उसके हिसाब से कुछ रिकैलिब्रेट किया अपनी स्ट्रेटजी को पेटीएम ने, और जो छोटे जो टिकट साइज वाले जो लोन है उनको घटाने का फैसला किया अपने पोर्टफोलियो में। छोटे यानी कि पेटीएम का तात्पर्य कि जो 50,000 रुपए से छोटे लोन साइज वाले लोन होंगे उनको कंपनी घटाएगी और इसको बाजार नेगेटिवली ले रहा है। एनालिस्ट बैठक में कहा है कि पोस्टपेड लोन घटकर आधे रह सकते हैं और हाई वैल्यू वाले पर्सनल और मर्चेंट लोन पर कंपनी अपना फोकस बढ़ाएगी। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने कंपनी अपने आय अनुमान में, अपने एबिटा अनुमान में कटौती की हो और शेयर के लिए लक्ष्य भी घटाया है। जेफरीज की कमेंट्री क्या है उसको जरा मेंशन करना चाहेंगे। जेफरीज का कहना है कि बाय नाउ पे लेटर, यानी कि अभी खरीदिए बाद में लोन चुकाइए। बीएनपीएल कैटेगरी ये काफी हिट रही है पेटीएम के लिए और इसके तहत जो लोन है वो 3-4 महीने में आधे हो जाएंगे और कुल डिस्पर्समेंट जो है कंपनी का, पेटीएम का, उसमें 50% हिस्सा बीएनपीएल का ही है। अब जेफरीज का कहना है कि ये होना था, लेकिन ये काफी अनुमान से पहले कंपनी ने ये डिसीजन ले लिया है। इसके चलते FY24 से FY26 के लिए जो रेवेन्यू का अनुमान है उसमें 3 से 10% के आसपास की कटौती कर दी है और एबिटा के अनुमान में भी जेफरीज ने 12 से 15% के आसपास की कटौती की है। और सिमिलर लाइंस पर हमने देखा है कि गोल्डमैन सैक्स ने भी आय के अनुमान में 10% और एडजस्टेड एबिटा के अनुमान में 40% के आसपास की कटौती की है। शेयर प्राइस की बात करें तो बड़ी कटौती हम देख रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से और गोल्डमैन सैक्स पहले 1250 का टारगेट था, उसको घटा के 840 कर दिया है। जेपी मॉर्गन पहले 1200 का टारगेट था, उसको घटा के 900 किया है। और जेफरीज ने 19% कट किया है, पहले 1250 का टारगेट था, उसको घटा के 1050 कर दिया है। तो कंपनी की स्ट्रेटजी में चेंज, ब्रोकरेज का घटता हुआ भरोसा और आज हम देख रहे हैं कि शेयर की जोरदार पिटाई हो रही है। लेकिन पेटीएम के शेयर में आपको करना क्या है? क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी दूर रहना है? इस पर भी बोलेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की खास मेहमान स्नेहा सेठ। स्नेहा, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। स्नेहा, ये बताइए कि पेटीएम जिनके पास हो उनको क्या करना है? स्टॉप लॉस अपना कहां पर लगा के रखना है और आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जी अभिषेक जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें ये काउंटर तो काफी ज्यादा करेक्शन दिखा है और इस करेक्शन में वॉल्यूम भी काफी ज्यादा है, तो नहीं लगता है करके कि यहाँ पे ये स्टॉप करेगा। हालांकि जो अपमूव है उसका रिट्रेसमेंट लेवल देखिए तो 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आज के दिन सेकेंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आती है तो पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ पे जो आज का लो है अराउंड 650 के आसपास वो एक सपोर्ट बन जाएगा।
बट अगर आज के दिन की क्लोजिंग या इसी तरह या इसके नीचे जाती है, तो मुझे लगता है करके कि पॉसिबिलिटी है कि हम 580 लेवल्स भी देख सकें। तो आई वुड से करके कि थोड़ा-सा कॉशियस रहें, सेकंड हाफ तक वॉच करें। अगर सेकंड हाफ में रिकवरी रहती है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक स्कोप है करके कि यहाँ से थोड़ी-सी तेज़ी दिख पाएगी, रिकवरी देखने को मिलेगी। बट जिस तरह का गैप डाउन ओपनिंग है और उसके अलावा जो वॉल्यूम्स है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा और क्लोजिंग थोड़ा नीचे ही होएगा और मे बी काउंटर और करेक्ट होगा। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो आई वुड से करके कि ऐसे पैनिक में भी निकलेंगे तो भी गुड अच्छा नहीं है। थोड़ा-सा वेट करें, आज की क्लोजिंग देखें और अपसाइड में जैसे भी थोड़ा सपोर्ट होता है अराउंड 580 600 ज़ोन के आस-पास, तो वहाँ पे एक बार फिर से सोचेंगे काउंटर किस तरह से वहाँ पे प्लेस्ड है और किस तरह के वॉल्यूम्स है, अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। बट इस पैनिक में मत निकलें। तो 74 रुपए का भाव थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। खुलते ही 20% के आसपास का लोअर सर्किट लगा और इस वक्त 17% की हालांकि भारी गिरावट पर अभी भी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि पेटीएम जैसी कंपनी से लोग 50,000 रुपए से कम के ही लोन अमूमन लेते हैं। तो कंपनी अगर ये कह रही है कि अच्छा उसमें वो कमी करेगी, 50,000 से ऊपर वाले कंज्यूमर लोन पर, मर्चेंट लोन पर फोकस बढ़ाएगी, तो बाजार को इसको डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। कितनी भरपाई हो पाएगी, 50% का हिस्सा है उनके टोटल लोन पोर्टफोलियो में बीएनपीएल से, बड़े लोन से कितनी भरपाई करेगी भविष्य की बात है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी थोड़े से निराशा का माहौल है पेटीएम के शेयर में। और अब बातचीत करेंगे आईपीओ की, जो कि लगातार गुलजार है, और शुरुआत करेंगे आईपीओ कॉर्नर की। और आईपीओ कॉर्नर में आज हम बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज डीओएमएस के मैनेजमेंट से। और 13 से 15 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा। जो इशू साइज है उसकी अगर हम बात करें तो 1200 करोड़ का इशू साइज है, उसमें फ्रेश इशू है 350 करोड़ का ही, और ओएफएस है 850 करोड़ का, यानी कि ऑफर फॉर सोल, यानी कि एग्जिस्टिंग जो निवेशक हैं वो अपनी स्टेक को ऑफलोड करेंगे। 13 से 15 दिसंबर तक ये खुला रहेगा। कंपनी की आगे की योजना क्या है, प्रमोटर क्या करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं, विस्तार कैसे करेंगे, ये सब कुछ बातचीत करेंगे। और हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं डोम्स इंडस्ट्रीज के एमडी संतोष रसिकलाल रवेशिया और सीएफओ राहुल शाह। संतोष जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। संतोष जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सर, एक बात जरा ना आप अपनी भाषा में समझा दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, किस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। Sir, thank you very much for having us here. DOMS Industries as a company, हम basically product design, develop, manufacture और sell करते हैं across India and also in 45 countries globally. हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो 7 कैटेगरीज में कंस्ट्रक्ट होता है और मेनली हमारे जो ऑपरेशंस है वो स्कोलेस्टिक स्टेशनरी और स्कोलेस्टिक आर्ट प्रोडक्ट में करते हैं। हमारी जो प्रेजेंस है आज वो इंडिया के 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है और 45 कंट्रीज में हमारा प्रेजेंस है। जो हमारी प्रोडक्ट है वो काफी इनोवेटिव और काफी डाइवर्स्ड है और जिससे जो कंज्यूमर का जो अट्रैक्शन है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ बहुत ही बेहतरीन रहा है आज तक। चलिए संतोष जी, काफ़ी हद तक आपने जानकारी दे दी है। दर्शकों को बता दें कि स्थापना जो है डॉम्स इंडस्ट्रीज़ की लगभग 2006 में हुई है और जैसे संतोष जी कह रहे थे, स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट का कारोबार है, 7 कैटेगरीज है। कुल आय की बात करें तो लकड़ी से बनी जो पेंसिल है 32% जो है इस कैटेगरी का हिस्सा है इनकी कुल आय में। और इन्होंने तो केवल देश में कहाँ मौजूदगी है उसका आंकड़ा दिया, लेकिन दर्शकों को बता दें कि 40 से ज़्यादा देशों में कंपनी की मौजूदगी है। अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, पैसिफिक, सब जगह
यहाँ पर इनका नेटवर्क है। और इतना ही नहीं, साउथ एशिया में मार्केटिंग के लिए फिला ग्रुप से भी इनका करार हुआ है। राहुल जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि अब दर्शकों को जानना होगा कि अगर आप 7 कैटेगरीज में ऑलरेडी मौजूद हैं और देश विदेश में अगर आपने अपने पैर पसार रखे हैं, तो जो पैसा जुटाएंगे आप इशू से, उसका आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे? विस्तार योजनाओं को लेकर आपकी फिलहाल क्या रणनीति है, कुछ बताएं दर्शकों को। मैम, जैसे कि हमने कहा, आज डॉम्स एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड, बहुत ही फेमस ब्रांड हो गया हमारे कंज्यूमर के लिए। तो हमारा इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो करना है वो हमें हमारी कैपेसिटीज बढ़ानी है। इस चलते हुए हमने रिसेंटली एक 44 एकर्स का लैंड पार्सल खरीदा है उमरगांव में, हमारे करंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के एकदम बगल में। गोइंग फॉरवर्ड हम यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज इंक्रीज करने वाले हैं। हमारी वी आर एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक writing instrument, which are conventional pens, expanding capacities for products like sketch pens, markers, and new product like highlighters. So overall, जो IPO से पैसा हम रेज कर रहे हैं कंपनी में will be predominantly use up to 280 crores for this capital expenditure and rest 70 crores for general corporate purposes. राइट, चलिए संतोष जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आईपीओ को लेकर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। दूसरे दिन चीनी शेयर में मिठास कम है, कड़वाहट इनफैक्ट आ गई है और दिग्गज कंपनियों की भी पिटाई हो रही है। और इस बीच शुगर कंपनियों को लेकर, एथनॉल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये संभावना जताई जा रही थी कि सरकार एथेनॉल प्रोडक्शन को इसमें कमी कर सकती है, कटौती कर सकती है, ताकि घरेलू जो चीनी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन मंत्रालय के सूत्र ये रहे हैं कि सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है जिसमें वो अपने एथेनॉल प्रोडक्शन को कम कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकार अपने टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य यही है कि साल 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को हासिल कर लिया जा सके। तो ये 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा सरकार फिलहाल किसी भी तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन को कम करने पर, इसके कटौती पर विचार नहीं कर रही है। और इसके साथ ही साथ सरकार अपने इस फैसले के पीछे या जो पूरा फिलहाल स्थिति देख रही है, सरकार का मानना है कि घरेलू डिमांड में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त है, स्टॉक अवेलेबिलिटी पर्याप्त है। लिहाजा फिलहाल एथेनॉल प्रोडक्शन पर किसी भी तरीके का पुनर्विचार करना सरकार के सामने नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी जो स्टॉक अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 80 to 85 LMT है, जो कि अगले 3 महीने की डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, जो शुगर सीजन अभी इस साइकिल में जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें अनुमान ये जताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन होगा शुगर का, वो शुगर केन का, वो बेहतर रह सकता है, कुछ एक पॉकेट्स को छोड़ करके जहां पर मौसम की मार पड़ सकती है, लेकिन लार्जली प्रोडक्शन लगभग ठीक रहेगा। तो इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए सरकार अपने पहले से निर्धारित जो लक्ष्य है 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके साथ आगे बढ़ रही है। फिलहाल किसी भी तरीके से एथेनॉल प्रोडक्शन में कटौती या कम करने का कोई विचार नहीं है। और साथ ही साथ सरकार अन्य और कदम जो पहले से उठाए हुए हैं उनको बरकरार रखेगी। मसलन जो एक्सपोर्ट कोटा की लिमिट निर्धारित कर रखी है, एक्सपोर्ट में ज्यादा छूट नहीं देना, और जितने भी मिलर्स, स्टॉकिस्ट हैं उनको सख्ती के साथ अपना शुगर स्टॉक डिस्क्लोज करना और ये बताना कि कितनी चीनी बेची है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसको पोर्टल पे डिस्क्लोज करना। इस तरीके के सख्त कदमों पर सरकार पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है, उसको भी इंश्योर कर रही है। जी पर समीर, शुगर स्टॉक्स के लिए और इसके निवेशकों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि हम देखने की रिकवरी ऑलरेडी आ रही है। दरअसल उसमें पेंच ये फंस रहा था कि एक तो चीनी के दाम कम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, दूसरी तरफ क्रूड के भाव गिर के अब $75 के नीचे आ गए हैं। तो चर्चाएं चल रही थी कि ऐसा ना हो कि जो ब्लेंडिंग हो एथेनॉल की उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस मैनेज करने के लिए ब्लेंडिंग की जाती है। थोड़े से सेंटिमेंटली नेगेटिव हो रहा था, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो ब्लेंडिंग का जो टारगेट है 2025 तक 20% का, उसको लेकर सरकार बिल्कुल अपने रुख पर कायम है। और इस खबर से हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है।
एथनॉल प्रोडक्शन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है सरकार की तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आपको ये चीनी की कंपनियां अभी आपको लाल निशान में जरूर दिखेंगी, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो रिकवरी बहुत अच्छी है। 400 रुपए के भाव तक आ गया था बलरामपुर चीनी, कल हमने भारी गिरावट देखी थी, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी है और अब 127 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी। हिमांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक निश्चित तौर पर राहत की खबर शुगर स्पेस के लिए, आप किस तरह से देख रहे हैं और शुगर स्टॉक्स को लेकर नजरिया क्या होना चाहिए? गुड मॉर्निंग। सो डेफिनेटली दो बातें हैं। एक तो इंटरनेशनली जो शुगर के दाम है वो थोड़े से कम हुए हैं रिसेंटली, बिकॉज ब्राजील के अंदर प्रोडक्शन काफी बड़ा है, तो वो एक बड़ा जो सप्लाई है वो आ गया है। दूसरी बात जो एथनॉल को लेके थी, जो कि ज्यादा थोड़ी सीरियस मैटर थी, कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा सुझाव लेके आती है जहाँ पे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दिया था एथनॉल मिक्सिंग का, वो अगर उसकी क्वांटिटी या उसका जो परसेंटेज है वो अगर कम होता है तो श्योरली उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो बहुत बड़ी री रेटिंग हमने देखी शुगर स्टॉक्स के अंदर, वो प्राइमरीली एथनॉल रिलेटेड थी और ये लोग समझने लगे थे कि ये बहुत बड़ा स्टोरी बन जाएगा और वो एक स्टेबिलिटी लेके आएगा शुगर सेक्टर के लिए, जो एक कमोडिटी ड्रिवन सेक्टर माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में प्राइसिंग लेड जो वीकनेस है वो हो सकती है, काफी हद तक प्राइस में आ चुकी है। जैसे आप देखिए बलरामपुर जो है वो ऊपर से लगभग 15 to 20% करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाय करने का समय आ गया है और डेफिनेटली बलरामपुर हो गया, EID पैरी हो गया, सम ऑफ द साउथ बेस्ड शुगर कंपनीज में भी जैसे शक्ति शुगर है उसमें भी काम किया जा सकता है। नो डाउट हाई बीटा है, बट करेक्शन में एक लेने का व्यू ही बन रहा है। चलिए, तो यहाँ पर तमाम काउंटर्स जहाँ पर फिलहाल एंट्री करने के मौके आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस खबर के बाद एक रिकवरी का सेशन तमाम चीनी के काउंटर्स में। हम आगे बढ़ेंगे और चलिए जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। कर्नाटक से बादशाह साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। गुड मॉर्निंग। बताइए आपने किस स्टॉक में पैसे लगाए हैं? मैडम मैं जियो फाइनेंस 2200 है और वेदांता 1050 शेयर है। वेदांता आपने कितने पे लिया है? वो 250 रुपए की लिया मैडम, वो भी जियो फाइनेंस भी 250 को लिया। वो देख मैं अदानी ग्रुप पे कौन सा शेयर लेना बोल को जानकारी चाहता हूँ। ठीक है। वेदांता, जियो फाइनेंस और अदानी, इनमें आपका नजरिया कितना होगा? नहीं मैडम, वो देख के मैं जियो फाइनेंस लेना बोल को चाहिए अदानी ग्रुप में। अच्छा, इनमें से निकल के ये बोल रहे हैं? मैडम अच्छा ठीक है। स्नेहा आपके पास आऊंगी मैं। तो जियो फाइनेंस 250, वेदांता भी कह रहे 250 पे लिया है। दोनों को देकर ये अदानी के किसी स्टॉक में एंट्री चाहते हैं? अगर आप काउंटर जो ऑलरेडी है तो आई वुड से करके कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में वो थोड़ा सा लेट है। इनफैक्ट अभी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे डिप्स पे अगर आपको करना है तो आप अदानी पोर्ट्स कर सकते हैं, बट अगेन वो आपको अराउंड आपको जब 950,000 के रेंज में मिलता है तब आप कर सकते हैं। अभी के लिए आई गेस आपकी दोनों भी काउंटर्स जो है उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा होल्ड करें। बट अगर जब भी आपको अदानी ग्रुप थोड़ा सा नीचे आता है, अदानी पोर्ट स्पेसिफिकली नीचे आता हुआ दिखता है 951,000 के जोन के अंदर, तब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अभी के लिए आई वुड से करके कि थोड़ा सा अदानी पोर्ट्स ऊपर है और जब डिप आएगा तब बेटर रहेगा, आप उधर स्विच करेंगे। तो बादशाह जी, क्लियरली अगर अदानी के किसी काउंटर में जाना है तो अदानी पोर्ट्स आपको रेकमेंड किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आने दीजिए प्राइस में 950 से 1000 तक के। स्नेहा, वेदांता और जियो फाइनेंस में कितना अगर रुकना भी हो तो कितना रुकने की आप इनको सलाह देंगी? अगर आप देखें तो वेदांता मुझे काउंटर काफी अच्छा लगता है और अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 247 के आसपास जो कि काउंटर ने सरपास किया है। मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में अभी रिसेंटली काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। मुझे लग रहा है करके कि अगर आप वेदांता होल्ड करते हैं तो आप एक पोटेंशियल टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 260 से लेके 270 जोन तक के। तो आई वुड से करके कि इसे थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 230 के आसपास
या जब तक वो 230 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसे होल्ड कर सकते हैं। और जियो फाइनेंस भी अगर देखें तो ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर तो नहीं अवेलेबल है मेरे पास, बट अगर आप उसको देखें तो एक 89 EMA के आसपास एक सपोर्ट है विच इज प्लेस अराउंड 230 टू 35 जोन, तो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो जोन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंस भी यहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के जो रिसेंटली हाई गया था अराउंड 265 270 ये जोन देखने को मिल सकता है। दोनों ही स्टॉक में अगर आप रुकना भी चाहते हैं तो 230 और 235 तक के स्टॉप लॉस लगाइएगा और 260 लेके 270 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अदानी पोर्ट्स में खरीदारी, क्योंकि आप दोनों में से निकल के उसमें जाना चाहते हैं 950 और 1000 तक की रेट। 4 दिनों की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी में सिर्फ 30 अंकों की मामूली गिरावट है और 20,900 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों की हल्की गिरावट वहां पर भी है। मूड में, माहौल में कोई परिवर्तन नहीं है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में ही है। यूएस स्टॉक्स में हम आपके सवालों पर अपने एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। ऑप्शंस के चैंपियन के साथ जुड़ गई हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 और स्वदेश पर। बताइए आज कौन सा ट्रेड है आपके पास, कहां पैसा बनेगा? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दर्शकों को ये अपडेट देना चाहूंगी कि कल हमने जो IEX की कॉल ऑप्शन सेल ये बाय करने की राय दी थी उसका टारगेट अचीव हो चुका है। करीब 70 से 75% का मुनाफा यहाँ पे आपका बुक होना चाहिए। आज की हमारी जो कॉल ऑप्शन रहेगी तो जी एंटरटेनमेंट में रहेगी। 260 की कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय करना है। स्टॉक का जो ट्रेंड है यहाँ पे वो पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। इंट्राडे चार्ट पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और आपको करंट मार्केट प्राइस से इसको खरीदना है। 19 रुपए का इसका टारगेट रहेगा और 12 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है। अधिकतम फायदा यहाँ पे होगा वो 12,750 का होगा और अधिकतम नुकसान यहाँ पे 6,750 तक का हो सकता है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट 260 वाली कॉल खरीदनी है 14 रुपए 60 पैसे के भाव पर। लक्ष्य 19 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है 12.5 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 12,750 और अधिकतम नुकसान होगा 6,750 का। बस एक चीज करनी है आपको, स्टैंडर्ड जो रिस्क डिस्क्लोजर है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। स्टॉप लॉसेज आपको बहुत अच्छे से फॉलो करने हैं, क्योंकि F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान है वो है 50,000 रुपए का। तो ये सारी चीजें सोच समझकर अपने रिस्क को एनालाइज करके ही कोई ट्रेड लीजिएगा। खैर ध्वनि, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। कोलकाता से विजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? अभिषेक जी नमस्कार। अभिषेक जी नमस्कार सर। मैं 18 और स्वदेश का अभिवादन करना चाहूंगा सर कि उससे हमारी तरफ से प्रणाम आपको। जी नमस्ते जी। सर मेरा 2 सवाल था सर। एक ही उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर में जो कि मेरे पास है 4500 शेयर और 47 रुपए के हिसाब से है, और जी मेरे पास है उज्जीवन फाइनेंस के शेयर 200 शेयर हैं जो कि 557 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदे हैं। तो सर इसके अंदर में आपके चैनल के माध्यम से मेरे को न्यूज थी कि ये मर्जर होने वाला है और उज्जीवन फाइनेंस के जिसके पास में 10 शेयर होंगे उसको उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 16 शेयर मिलेंगे। तो सर ये मर्जर कब होगा, मेरे को क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए सर, वो पता करना था अभिषेक जी। दरअसल उज्जीवन फाइनेंशियल का जो है ना रिवर्स मर्जर हो रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको जानकारी जो मिली है बिल्कुल सही मिली है। एक बार आप ये रणनीति जरा समझ लेते हैं। हेमांग, क्या करना चाहिए? 47 के भाव पर है जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, 56 के आसपास चल रहा है, 10 रुपये प्रति शेयर के आसपास का मुनाफा है। और जीवन फाइनेंशियल का जो भाव है इनके पास वो है 557 रुपए का। करें क्या अभी ये? मेरे ख्याल से जो NBFCs के अंदर एक थोड़ा सा बीच में माहौल थोड़ा नेगेटिव हो गया था जब ये रिस्क वेट बढ़ाए गए थे RBI द्वारा, तो वो काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है और काफी इंटरेस्ट हम देख रहे हैं NBFCs के अंदर।
तो उसमें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उसकी जो होल्डिंग कंपनी, उन दोनों में मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज तो कंफर्ट काफी अच्छा है। उसका जो ग्रोथ है, जो एरियाज में वो काम कर रहे हैं, वो भी काफी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें एक बार होल्ड किया जा सकता है। चलिए, तो इसमें फ़िलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है। और मेरी अगली दर्शक राजस्थान से दीपिका मेरे साथ जुड़ गई हैं। दीपिका, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या करते हो आप? मैं हाउस वाइफ। और आप शेयर बाज़ार को ट्रैक भी करती हैं, पैसे भी लगाती हैं? हाँ जी मैम। लवली, बताइए मुझे किस स्टॉक पे आपको सवाल पूछना है? मैम, मुझे ना पीएनबी बैंक के बारे में जानना है। मेरे पास 50,000 शेयर हैं पीएनबी बैंक के, और जो मैंने 50 रुपए के रेट पे लिए हैं। ओके। आप खुद ट्रैक करती हैं तमाम काउंटर्स जिसमें आप पैसे लगाती हैं? जी मैम, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? आपने अपने लिए पूरा इक्विटी का पोर्टफोलियो बना रखा है जो आप खुद ट्रैक करती हैं, दीपिका? हाँ जी मैम। लवली, थैंक यू सो मच दीपिका, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और मेरे ख्याल से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खासतौर से महिलाएं जो देख रही हैं, वो आपसे प्रेरणा ले सकती हैं। और बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप जैसी महिलाएं निवेशक हमें अपना सवाल भेजती हैं। आई एम श्योर स्नेहा, आप भी इनसे इत्तेफाक रखती होंगी। और देखिए, इन्होंने लिया है 50 के भाव पे, मुनाफे पर भी बैठी है पीएनबी में। पहले तो उन्होंने जो बाइंग लेवल्स जो उनके हैं वो काफी अच्छे हैं, और वो होल्ड करिए तो दैट इज वेरी गुड। सो आई वुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद अगर आप ये काउंटर्स को स्पेशली इसके मूव देखें तो काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है कंटिन्यूसली। अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है इसका। मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट 96 से 97 तक के लेवल्स इमीडिएटली। तो आई वुड से करके कि किसी के लॉन्ग्स है तो होल्ड करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैंने आपको लेवल्स बताया 98 तक के लेवल्स एक पहला लेवल रहेगा। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो इसकी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छी हो जाएंगी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी। तो आई वुड से करके कि ऑल द बेस्ट एंड कंटिन्यू होल्डिंग दिस। ठीक है, पीएनबी को लेकर ये भी। और 70 रुपए के नीचे के भाव थे जब 18 स्वदेश पर हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार ये शेयर रेकमेंड किया, और अब 86 रुपए के आसपास के भाव हैं। कानपुर से सुमित सिंह हमारे साथ हैं फोन पर। सुमित, नमस्कार, कौन सा शेयर आपके पास है और आपको क्या जानना है? नमस्कार सर, मैं कानपुर से सुमित बोल रहा हूँ। हाँ सर, मेरे पास कैंप्स है और ये मेरे पास आईपीओ प्राइस पे है। 30 सितंबर 2020 को मुझे आईपीओ मिला था, तब से ये मेरे पोर्टफोलियो में है। तो इसको और अभी रखना चाहिए या इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो बुक करके और जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वहीं छोड़ देना चाहिए? हाँ, ये बढ़िया स्ट्रेटजी हो सकती है और ये करनी चाहिए। मतलब बाजार में ना प्रॉफिट बुकिंग करना भी कई बार बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, और तब तो जरूर सोचना चाहिए जब पैसे डबल से ज्यादा हो जाएं। 1230 के भाव और इस वक्त 27 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं के कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें स्नेहा क्या स्ट्रेटजी आप सुझाएंगे, बताइए। क्या स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि बिल्कुल स्टॉप लॉस ट्रेल करके बने रहें, या बेहतर होगा कि अपने कम से कम जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो बाहर निकाल लें, बाकी रिमेनिंग रहने दें? जी, अगर काउंटर अगर आप देखें तो रिसेंटली जो मूव आई है ना वो काफी स्ट्रांग है और वॉल्यूम बेस्ड है। तो वो रीजन से आई वुड से करके कि थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे तो आई वुड से नियर टर्म में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस था अराउंड 2680 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है और इसमें फ्लैग पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। मुझे लगता है कि ये जो रिसेंटली हाई गया था अराउंड 3000 के आसपास, वो लेवल्स फिर से आ सकते हैं, और अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो इसमें पोटेंशियल है करके कि ये 3200 से 250 तक के भी लेवल दिखा दे। तो आई वुड से इसे होल्ड करें। अगर हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है तो जो एक रेजिस्टेंस था मैंने बताया आपको, जैसे 2660 650 के आसपास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और इसे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। उज्जैन से गिरधर लाल त्रिवेदी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, जो कि फेड बैंक पे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार साहब, क्या हालचाल? ठीक है, बताइए सर, किस भाव पे आप क्या लेवल्स हैं आपके पास, इसके कितने शेयर लिए हैं? 160 शेयर है, आईपीओ में आए थे 140 के भाव में। हाँ, तो अभी और कितना समय देना चाहते हैं आप इसमें? हाँ, इसको अपन रख सकते हैं साल भर, 6 महीने, साल भर तो रख सकते हैं अपन।
चलिए, फिलहाल तो हम देख रहे हैं 138 का लेवल है, तो आप मुनाफे में भी बैठे हुए हैं। और हिमांक, और 6 महीने 1 साल का नजरिया ठीक होगा इसमें? जैसा मैंने कहा कि जो एनबीएफसीज है उसके अंदर एक अच्छा सा रिवाइवल हम देख रहे हैं, और जो नेक्स्ट लेग ऑफ द रैली है वो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इसके अंदर एक अच्छा सा रिवाइवल देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये जो पर्टिकुलर कंपनी है उसका मैं डिटेल स्टडी नहीं कर पाया हूँ, रिसेंटली आईपीओ आया था, वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव है, पर मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के अंदर जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे कि चोला मंडलम फाइनेंस हो गया, या थोड़ी सी जो गोल्ड फाइनेंशियल्स है जैसे कि मन्नापुरम है, ये मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज भी और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से। तो वो कंपनी में हमारा व्यू रिलेटिवली पॉजिटिव है कंपेयर टू फेड फाइनेंशियल सर्विसेज। फेड बैंक फाइनेंशियल लिस्टिंग थोड़ी सी सुस्त हुई थी, लिस्टिंग के बाद ये शेयर रफ्तार पकड़ रहा है, और आरबीआई की जो गाइडलाइंस आई थी अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर उसकी चपेट में ये भी शेयर आया लिस्टिंग के वक्त, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल यहाँ पर बेहतर जरूर हो रहा है। अगले दर्शक उदयपुर से वीरेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, एल&टी शेयर के बारे में पूछना चाह रहा था। कब लिया आपने वीरेंद्र जी? ये 3355 में लिए थे 300 शेयर। आपने हाल फिलहाल लिए हैं इसका मतलब? कल लिया परसों लिया आपने? जी, कल या परसों? कब लिया आपने? परसों। परसों। तो सर ये बताइए वीरेंद्र जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने लिया, अभी आप रिव्यू क्यों करना चाह रहे हैं? इतनी बढ़िया कंपनी है, इतना सॉलिड मैनेजमेंट है। थोड़े दिन रोकना चाहेंगे हम। रुकना चाहेंगे तो कितने दिन रुकना चाहते हैं ये जानना चाह रहे हैं आप? ठीक है, बढ़िया है। जब प्लेटफॉर्म मौजूद है, 18 और स्वदेश आपके साथ है, तो आप बिल्कुल हिचकिए मत, पूछिए हमसे सवाल, हम उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। हिमांक जी, एल&टी फंडामेंटली मजबूत काउंटर ऑर्डर बुक अगर हम बात करें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी है, और लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, मिडिल में एक्सपेंड भी कर रही है लगातार ये कंपनी, वहां से अच्छे ऑर्डर्स हैं। और दूसरी अच्छी चीज क्या है कि एक ये सेमीकंडक्टर वाली यूनिट लगाने के लिए इन्होंने हाल फिलहाल एक सब्सिडरी का एक गठन भी किया है। आप एल&टी को अगले साल भर में कहां देख रहे हैं, कौन सा लेवल होगा? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा सेक्टर में लीडरशिप पोजीशन में है जहां पे सेक्टर का ही जो ग्रोथ और जो री रेटिंग, जो हम केपेक्स रिवाइवल की बात बोलते हैं, उसमें ये काफी अच्छी भूमिका निभाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, और प्री इलेक्शन रैली के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। टारगेट की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप 1 या 2 साल का अगर टाइम फ्रेम लेते हो तो 15 से 18% का कंपाउंडेड एनुअल जो ग्रोथ है वो दे सकती है कंपनी। इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें, इसको शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से ना देखें। हो सकता है एक आध दिन स्टॉक में छोटा करेक्शन भी आए, पर जिस तरह की काम कर रही है कंपनी, जिस तरह के फंडामेंटल्स है, जिस तरह के एरियाज में की पोजीशनिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया शेयर है पोर्टफोलियो के लिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफ़ी बढ़िया स्टॉक आपको रुके रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा, संजीव कृष्णन केरल से आपके लिए आरवीएनएल पे सवाल पूछ रहे हैं और 2000 शेयर लिए हैं 122 के प्राइस पर। क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन की तरह हम देख रहे हैं इस स्टॉक की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम साल दर साल भी देखें तो पिछले 6 महीने में लगभग 47% तक का रिटर्न, वाईटीडी ऑलमोस्ट 151% तक का रिटर्न भी हमने आता हुआ देखा हुआ है। 4 साल में लगभग 750% से ज़्यादा का इस स्टॉक ने जो है कमाई करा के दी है लोगों की। अब ये बताएं, ये भी मुनाफे में बैठे हुए हैं शानदार, जिस स्पीड में ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है और मुनाफा करने की गुंजाइश है, रुके रहना चाहिए जिस रफ्तार से हमने पिछले साल के मुकाबले इसको बढ़ता हुआ देखा है? ये बिल्कुल इसे होल्ड करना चाहिए। अगर आप देखिए कंटिन्यूसली ये स्टॉक 20 डेमा के ऊपर चल रहा है, जब भी काउंटर 20 डेमा के ऊपर ही कंटिन्यूसली चलता है ऑन द डेली चार्ट, इट इज सेट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ओवरऑल कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है,
एक रेजिस्टेंस जरूर है अराउंड 175 176 जोन के आसपास, पर जब भी काउंटर ये सरपास करेगा तो इसमें मोमेंटम बहुत ही शार्प आ जाएगी और आप न्यू रिकॉर्ड हाइज की तरफ या उसके ऊपर भी जाते हुए दिखेंगे इससे। तो आई वुड से करके कि इसे होल्ड करें। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी मेंटेन्ड अराउंड 158 के ऊपर जब तक ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, देयर इज नो हार्म इन होल्डिंग। तो आई वुड से करके इसे होल्ड करें। पहला टारगेट विल बी अराउंड 76, और जब अगर वो पोजीशन अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग दिखती है और एक ब्रेकआउट आता है तो पॉसिबिलिटी है करके कि काउंटर 199 200 जोन तक भी जाए। तो शानदार तेजी के पट पर ये स्टॉक, और स्टॉप लॉस हालांकि लगाइए 158 और 176 पहला टारगेट होगा। अगर उसको तोड़ देता है तो 199 तक के टारगेट्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। साथ अपने 20 को नहीं छोड़ रहे हैं। 20,900 के आसपास से निफ्टी और निफ्टी बैंक की बात करें, रिकवरी वहां पर आई है और इस वक्त सपाट कारोबार, इनफैक्ट हरे निशान में आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 46,839 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर अभी देखने को मिलेगा। आज हम ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी देख रहे हैं। पावर स्टॉक्स से मोमेंटम लगातार कायम है और नए नए लीडर्स निकल के आ रहे हैं। पावर ग्रिड में बहुत अच्छा हम मोमेंटम देख रहे हैं। पिछले 5 सत्र में तकरीबन 10-12% ये शेयर चल गया है। स्लो मूवर कहा जाता है, लेकिन बढ़िया रफ्तार इस शेयर में बनी है। और अडानी पोर्ट्स में हम देखने की लगातार तेजी है। बाजार भले ही आज सुस्त थे, कल प्रॉफिट टेकिंग अदानी एंटरप्राइजेज में आई थी, लेकिन अदानी पोर्ट्स का शेयर मजबूत बना हुआ है। 1,000 रुपए के ऊपर जाने के बाद अब 1,050 रुपए के भाव आज इसने क्लॉक किए हैं। बजरंग लाल गुप्ता हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। बजरंग जी नमस्कार। सर बताइए क्या करते हैं आप और कौन सा शेयर आपके पास है? ये आदित्य बिरला सनलाइफ एएमसी। कब लिया सर आपने ये? है जी, कब लिया था आपने ये? ये सब ओरिजिनल जो फॉर्म बड़े सब लगे थे 20 शेयर। हाँ 730 रुपए में लगा हुआ है। ये दिक्कत रही आदित्य बिरला सन लाइफ के निवेशकों को। 720 की इनकी खरीद है, मतलब कि लेकर उसके बाद होल्ड किया, काफी बुरा समय भी देखा, 300 रुपए के आसपास तक आया, वहां से थोड़े से रिकवरी वाले फेज में है। 460 रुपए के आसपास के भाव हैं। हेमांग जी, आदित्य बिरला सन लाइफ क्या करें? ABSL AMC समय दें तो इनके भाव क्या वापस आएंगे, ऐसा भरोसा आपको है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड का पोटेंशियल है। हालांकि जो भाव पे कंपनी ने IPO किया था उसके मुकाबले आज भाव कम चल रहा है, पर अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस देखें और जिस तरह का डेटा म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है SIP के जरिए, लमसम के जरिए, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का भविष्य काफी अच्छा है और ये स्टॉक के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। और तो मैं जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको होल्ड करें। पर होल्ड करने की ही सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रायपुर से रणवीर चावला। रणवीर हाय, गुड मॉर्निंग। रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही। मेरे पास 1000 शेयर है मैडम, स्नोमैन लॉजिस्टिक है जी। किस भाव पे? वो 55 रुपए में काफी लंबे समय से लिया हुआ था। अच्छा, तो अब उसको मैं क्या करूं, होल्ड करूं या सेल करूं या और एवरेज अभी तो आप प्रॉफिट में हैं, तो और रुकना अगर चाहे तो कितना समय दे पाएंगे? हाँ, मैं 5-6 महीने और रुक जाऊंगा मैडम। 5-6 महीने और। स्नेहा अगर आप काउंटर देखें तो रिसेंटली काफी अच्छी मूव दिखी है। 49.50 के आसपास एक सपोर्ट था जो कि 89 EMA के आसपास से कंटिन्यूसली अप मूव देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू हो सकता है अप मूव टुवर्ड्स से एटलीस्ट 66 से लेके 68 तक के लेवल देख पाएंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आपको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहिए। 69-70 के आसपास एक हर्डल है, तो वो लेवल्स के आसपास एक बार रिव्यू करें। अगर तेजी होती है और वो लेवल सरपास होता है तो उसका नियर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेटर हो जाएगा, विच कैन ब्रिंग इट टुवर्ड्स एटलीस्ट आप 95 से लेकर 97 तक के लेवल देख पाएंगे। इनफैक्ट 100 के ऊपर के भी लेवल्स पॉसिबल है अगर ये काउंटर सरपास करता है 71 लेवल। तो ये लेवल आपको अपसाइड में वॉच करना है। पॉसिबिलिटी है जिस तरह की अपमूव है तो 68 से लेके 70 जोन के आसपास तक ये काउंटर आ सकता है। बट यस, उसके बाद अगर वो 71 ये लेवल क्रॉस करता है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, तब इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे हो जाएंगे और एक मोमेंटम बेस्ड बाइंग देखने को मिलेगा।
आई वुड से होल्ड करें थोड़ा और, जितना आपका 6 मंथ्स का जो समय है आई थिंक आप बेटर लेवल्स पर निकल पाएंगे। दिखाई दे रहा है 68-70 पहले लेवल से 71 के पार अगर क्लोजिंग होती है तब इसमें अब ट्रेंड और भी स्ट्रांग हो जाएगा, मोमेंटम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ योर स्टॉक को समाप्त करने का समय हो गया है। स्नेहा, हेमांग, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों को राय दी। और मुझे और अभिषेक को भी इजाज़त दें, लेकिन ब्रेक के उस